अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। निगरान वज़ीर आज़म के ओहदा संभालने के 2 दिन बाद निगरान वफाकी काबीना ने आज हल्फ उठा लिया है और काबीना के हल्फ उठाने के साथ ही आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आ गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते हैं। कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील हुई थी और आइन के तहत 90 दिन के अंदर यानी 7 नवंबर से पहले आम इंतखाबात होने हैं, मगर गुज़िश्ता हुकूमत ने जाते जाते मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाकर नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि 14 दिसंबर तक यानी असेंबली टूटने के 4 महीने बाद तक नई हल्का बंदियों का अमल जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने का इम्कान खत्म हो गया है। नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों पर गौर के लिए कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ था, जिसके बाद आज ये खबर आई कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कल मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मुलाकात 2 घंटे के करीब जारी रही थी और फिर आज इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें लिखा है कि डिजिटल मरदमशुमारी की हतमी इशाअत कर दी गई है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करने का पाबंद है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त मुख्तस कर दिया है। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों की हल्का बंदी कमेटियाँ 21 अगस्त तक कायम कर दी जाएंगी। हल्का बंदियों से मुतालिक इंतजामी उमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 1 से 4 सितंबर तक हल्का बंदी कमेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 से 7 सितंबर तक कौमी और सूबाई असम्बलियों का हल्का बंदियों का कोटा मुख्तस किया जाएगा। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियाँ की जाएंगी। 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्का बंदियों से मुतालिक तजावीज़ दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात के फैसले करेगा और हल्का बंदियों की हतमी इशाअत 14 दिसंबर को की जाएगी। दूसरी तरफ आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में 16 रुकनी निगरान वफाकी काबीना से हल्फ ले लिया है। हल्फ उठाने वाले निगरान वज़रा में डॉक्टर शमशाद अख्तर को वज़ारत ख़जाना, सरफराज बुगटी को वज़ारत दाखिला, जलील अब्बास जिलानी को वज़ारत खारजा, मुर्तज़ा सोलंकी को वज़ारत इत्तलात, डॉक्टर उमर सैफ को वज़ारत IT, गौहर एजाज को वज़ारत तिजारत का कलमदान दिया गया है। इसके अलावा 3 मुशीर तैनात किए गए हैं, जबकि निगरान वज़ीर आज़म ने 6 खुसूसी मुशीर भी तैनात किए हैं। आज निगरान वफाकी काबीना का ऐलान सामने आते ही इलेक्शन कमीशन ने वाज़े कर दिया है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल बदनीयती पर मबनी और आइन से इनहराफ है। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल निगरान हुकूमत को दस्तूर की मंशा के खिलाफ तूल देने की मुजरिमाना कोशिश है। हल्का बंदियों के शेड्यूल को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया जाएगा, जबकि नई हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने बयान दिया है कि पीपल्स पार्टी आइन के तहत इंतखाबात चाहती है। इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ आइनी ज़रूरत नहीं हैं। 90 दिन में इंतखाबात आइनी तौर पर ज़रूरी हैं। ये बड़ी अहम बात है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कुंडी साहब, नून लीग के जो वज़रा हैं, जब उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया तो उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि जब नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, वज़ीर आज़म ने भी कह दिया था कि फिर नई मरदमशुमारी के तहत जब होंगे तो उसके लिए नई हल्का बंदियाँ और ये सारा काम करना होगा। तो उस वक्त तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कायरा साहब भी थे वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक, फिर वज़ीर आला सिंध भी थे। तो उस वक्त ये एतराज़ क्यों नहीं उठाया कि भाई हमें इंतखाबात वक्त पर ही चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शंस तो इलेक्शन कमीशन ने ही करवाना है, वज़ीर आज़म ने या उनके वज़रा ने तो नहीं कराना था। दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 90 दिन का तो बिल्कुल जिक्र है। कॉन्स्टिट्यूशन में हल्का बंदियों का जिक्र नहीं है कि आप हल्का बंदियों के जो है उस पर ऑपरेशन कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर आप हल्का बंदियाँ कर भी रहे हैं, आपने हल्का बंदियाँ डिलिमिटेशन के बाद आपको सीटें भी बढ़ानी है, वो आपने उसको पेंडिंग कर दिया क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी थी। 2/3 मेजॉरिटी की आवाज़ आपके पास थी नहीं, तो हम वो नहीं कर सके। इसी हल्कों में आपने जाकर जो है वो हल्के जो है वो जो डिलिमिटेशन है वो कम और ज़्यादा हल्कों का करना है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि 90 दिन में इलेक्शन है वो ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है। तो डिलिमिटेशन जो है वो उसको आप फ़िलहाल छोड़ें, उसको आप पेंडिंग रखें और उसके बाद जो है आप इलेक्शन करा लें, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये भी करना चाहते हैं तो आप स्टाफ बढ़ा लें, ज़्यादा उस पर काम कर लें, उनको ज़्यादा वो जो उनकी मराहतें ज़्यादा कर दें और आप वो 4 महीने का काम 2 महीने में कर लें। लेकिन ये 4 से 6 महीने नहीं है, इसके बाद आप अदालतों में जाएंगे, कोर्ट में हैं। अब आप मुझे बताएं कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस हैं, आज तक सुप्रीम कोर्ट में फैसले नहीं हो सके। 5 साल गुजर गए, वो केस अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। गालिबन अभी फैसला आ जाएगा कि जी असम्बली ख़त्म हो गई है और ये फैसला ये आ चुका है। तो ये पाकिस्तान की अदालतें भी तो इस तरह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सी हैं। मगर इसमें मसला ये है कि क्या ये बात वाजे की थी नून लीग को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, क्योंकि वो लोग तो वाजे कर रहे थे कि अब नहीं हो पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा, मामला आगे जाएंगे, तो ये तो एक्सपेक्टेड था। आज जैसे ही काबीना ने हल्फ उठाया, निगरान ने इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया, तो आप लोगों को क्या क्लियर नहीं था या उन लोगों ने वाजे नहीं किया था? क्योंकि मीडिया पर तो वाजे तौर पर ये बात कर रहे थे।
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से यह मौक़िफ़ था कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, टाइम पे असम्बली ख़त्म होनी चाहिए, 60 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। पीडीएम की जमातों का और हमारी इत्तेहादी जमातों का ये ख्वाहिश थी कि जी 90 दिन में इलेक्शन हों। हमने कहा चलो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू टोटली क्लियर था, 60 दिन या मैक्सिमम 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये नहीं कि आप मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन को आप 4 महीने या 6 महीने आप आगे कर दें। देखें, 4-6 महीने ये नहीं होगा। आप 4-6 महीने जब ये ख़त्म होगा, आप अदालतों में जाएंगे कि मैं बोलूँगा मेरे हल्के में आपने गलत वो की है, आप कहेंगे, दूसरे उठेंगे, पूरे पाकिस्तान से इनके खिलाफ अपीलें होंगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट अदालतों में जाएंगे और ये चीज़ें डिले होंगी। फिर वो आप जो है फिर ये पता नहीं साल 1.5 साल जितना भी लगता है, फिर आप उसमें उन चक्रों में पड़ जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं फिर आप इस तरीके से ये भी नहीं होगा कि फरवरी में इलेक्शन हो रहे हों, ये चैलेंज होता रहेगा, अदालतों में मामला जाएगा तो ये और लेट हो जाएगा, इसलिए बेहतर है 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएं। ये डिमांड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिल्कुल क्लियर कट डिमांड है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इस चीज़ को फ़िलहाल पेंडिंग रख के अगली हुकूमत, अगली पार्लियामेंट के लिए छोड़ दें, वो इस पे कर लें। क्योंकि डेफिनेटली जब मेरे हल्के में गलत काम होगा, जब मैं तस्वर करूँगा, एक चीज़ देखूँगा कि ये चीज़ गलत है, तो मैं डेफिनेटली अपील में जाऊंगा। मेरे पास फोरम है। जब वो अपील जब तक फैसला नहीं होगी तो इलेक्शन कैसे होंगे? सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा, मेरे सूबे में कई लोग जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, बलूचिस्तान में जाएंगे, सिंध में जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे। कोर्टों में उनके जो है वो केसेस लगेंगे और वो केसेस को एक दिन में, हफ्ते में तो फैसले नहीं होंगे। फिर ये चीज़ मैं समझता हूँ कि ये इल्तवा का शिकार हो जाएगी। और इस वक्त हमारी इकनॉमिकल सिचुएशन ऐसी है, हमें जो है अनसर्टेनिटी सी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है, इसका वायद हल ये है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, एक नई पार्लियामेंट आए, नई हुकूमत है और इस मुल्क को आगे लेकर चले। मगर राजा रियाज साहब तो कह रहे हैं कि बड़ों ने फैसला किया कि फरवरी में इंतखाबात होंगे, तो क्या बड़ों में आसिफ जरदारी साहब शामिल नहीं है? मुझे नहीं पता राजा रियाज साहब किसको बड़ा कहते हैं। मेरे बड़े तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। हमारा तो ये मौक़िफ़ है। आई डोंट नो कि राजा रियाज साहब ने अपने इत्तेहादी जमातों के साथ, अपोजिशन की जमातों के साथ मीटिंग की है, जिसके साथ भी की है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो असल में जो राजा रियाज साहब के बड़े हैं, क्या उन बड़ों ने बिल्कुल पीपल्स पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था कि जी ये मामला फरवरी तक जाएगा? मुझे नहीं पता राजा रियाज साहब के बड़े कौन हैं, किससे उन्होंने मशवरा किया था। उन्होंने PMLN से मशवरा किया था या किसी और से मशवरा किया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसमें एतमाद में नहीं लिया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये नहीं कहा गया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ जो है वो टोटली आज आपके सामने क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी जो आज ये हुआ है उसमें जो है पीपल्स पार्टी अपनी जो है आला सदर की मीटिंग होने जा रही है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बार के एसोसिएशन के मेंबरान गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स गए हुए हैं उनके वक्त में फैसला करेंगे। क्या आप खुद भी सुप्रीम कोर्ट जाने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इरादा रखती है? तहरीक इंसाफ इंडिया दे रही है? देखें, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला सदर की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें हम फैसला करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। हम अपनी सियासी जमातों के पास भी जाएंगे, जो हमारी इत्तेहादी जमातें थी उनके पास भी जाएंगे, अपना मौक़िफ़ उनके साथ में भी पेश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जमातें भी हमारे मौक़िफ़ के साथ एग्री होंगी और हम एक पेज पे होकर हम ये चीज़ जो है इलेक्शन कमीशन से भी मनवाएंगे कि आप अगर आपने वाकई डिलिमिटेशन करनी है तो आप ज़रा अपने स्टाफ को बढ़ाकर और इस चीज़ को 4 महीने से आप 2 महीने में लें, 2 महीने में कर लें और अब शेड्यूल दे दें इलेक्शन का, ताकि हम अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर दें। और आपके ख्याल में ये मुमकिन है 90 दिन के अंदर हर हाल में इंतखाबात हो सकते हैं अगर डिलिमिटेशन भी करनी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बतौर एक ऐसे रहनुमा के जो खुद इलेक्शन लड़ता है, आप कह रहे हैं ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है? मैं कहता हूँ अगर डिलिमिटेशन करनी है आपने तो देखें सीटें तो नहीं बढ़ानी है ना। आपने सीटों की डिलिमिटेशन तो उस वक्त आपको मसाइल होते हैं कि आपने सीटें बढ़ानी है, आपने सूबे में सीटें बढ़ानी है, कौन सी सीट पे कौन सा हल्का कैसे करना है। आपने तो सिर्फ अभी बाउंड्री सेट करनी है, चीज़ें करनी है कि आबादी इतनी हो गई, ये हो गई। तो मैं समझता हूँ कि उसमें इतना ज़्यादा हेक्टिक चीज़ नहीं है। अगर इसमें दिन रात काम कर लिया जाए, स्टाफ बढ़ा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि काम जो है वो चीज़ मसला जो है हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ज़कार हामिद मीर साहब और शाद इकबाल साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, जैसे ही वफाकी काबीना हल्फ उठाती है, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आता है, अगर ये दिसंबर तक जाके हल्का बंदियाँ करेंगे तो उसके बाद जो राजा रियाज साहब कह रहे थे और राना सनाउल्लाह साहब और दूसरे साबिक वज़रा कह रहे थे फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और क्या ये बात स्टे कर पाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और मुश्किल में आएगा इलेक्शन कमीशन? देखिए, मैं तो बड़ी ही एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ कि ये सारी जो हल्का बंदियाँ हैं इनका ऐलान किया गया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की एक मीटिंग की बुनियाद पर, एक फैसले की बुनियाद पर। लेकिन 2 चीज़ें हैं, ज़रा आप इन पे गौर करें कि सिर्फ चंद दिन पहले पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, ऐवान बाला,
उसने एक मुतफिका करारदाद मंजूर की जिसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों शामिल थे, और उस मुतफिका करारदाद में यह कहा गया कि आम इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। ये एक मुतफिका करारदाद अपर हाउस ने पास की। अब इस अपर हाउस यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी है, उसकी करारदाद की अगर खिलाफ वर्जी करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जी हाँ, उस कार्रवाई के लिए भी ये जो पार्लियामेंट है जिसकी कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म हो गई और सेनेट जो है अभी तक मौजूद है, इसी पार्लियामेंट ने मई के महीने में एक बिल मंजूर किया और बिल का नाम था तौहीन पार्लियामेंट का बिल। और तौहीन पार्लियामेंट जो है वो उस वक्त लगेगी कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेनेट के एक मुतफिका करारदाद की अगर वायलेशन करता है, तो ये है तौहीन पार्लियामेंट। और तौहीन पार्लियामेंट किस पे लगेगी? वो लगेगी जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, और कम अज कम सजा जो है तौहीन पार्लियामेंट की वो है 6 महीने कैद और 10 लाख रुपया जुर्माना। तो ये हुकूमत जो थी शहबाज शरीफ साहब की, उसने जाते जाते बहुत से कवानीन पास किए, वो भूल गए कि उन्होंने तौहीन पार्लियामेंट का कानून पास किया हुआ है। और फिर उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला के इलेक्शन कमीशन को कहा कि जी अब आप इलेक्शन जो है उसको डिले कर दें। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो जो कुछ भी करने जा रहा है, क्या ये आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 224 के मुताबिक है या नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अनाउंसमेंट किया है आज, ये आर्टिकल 224 की वायलेशन है, जिसके तहत इलेक्शन जो है वो 90 दिन में वो करवाने का पाबंद है। और ये जो निगरान काबीना जिसने आज हल्फ उठाया, आपने अगर सुना हो इनका हल्फ और वजीर आज़म का भी हल्फ, ये सारे कहते हैं हम आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो भाई आपने आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। और दूसरी बात, तौहीन पार्लियामेंट का बिल जो है वो पिछली हुकूमत ने मंजूर किया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करे ना करे, लेकिन अगर कोई चला गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ किसी अदालत में और कहा जी ये पार्लियामेंट का मुतफिका बिल है और इस बिल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान की करारदाद की वायलेशन किया है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन पार्लियामेंट का मुकदमा चलाया जाए, तो मेरा ख्याल है मुकदमा तो चलेगा। और शहजाद इकबाल साहब, ज़ाहिर है ये मामला फिर इतना सादा है जितना राना सनाउल्लाह साहब या फिर दूसरे रहनुमा नून लीग के या फिर राजा रियाज साहब कहते हैं कि जी अब क्या करें, ये भी एक आईनी जिम्मेदारी थी कि अब डिलिमिटेशन होनी है क्योंकि मर्दमशुमारी नोटिफाई हो गई है, या फिर तहरीक इंसाफ चैलेंज करने का ऐलान कर रही है, तो ये मामला अभी भी फंस सकता है और 90 दिन में इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को कराने पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाहजेब। एक तो जैसे मीर साहब ने कहा आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी है और आर्टिकल 48(5) पावर्स देता है प्रेसिडेंट को। एक दफा असेंबली तहलील हो गई, प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दी, तो 90 डेज के अंदर सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख देनी है। 90 डेज की तारीख है, तो ये नहीं हो सकता कि सीसीआई का एक फैसला और नई मर्दमशुमारी पर आप जाएं तो वो ओवरराइड कर जाएगा आइन को। जो आज फैसला तो मैं नहीं कहूंगा, ऐलान ही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। मेरे ख्याल से इतनी जिम्मेदारी हम ना डालें कि उन्होंने फैसला कर डाला है। उन्होंने एक ऐलान ही किया है, जैसे कि ये ऐलान किया था हुकूमत ने कि नए सेंसस के मुताबिक होगा। फैसला उनका तो कुछ और था, 2-3 हफ्ते पहले बयानात कुछ और थे। ये भी फैसला कहीं खुदा ना खासा राजा रियाज साहब का और वजीर आजम का तो नहीं लगता कि केयरटेकर वजीर आजम कौन होगा, क्योंकि नाम दिया राजा रियाज साहब ने और झट से कबूल कर लिया वजीर आजम साहब ने, तो वो भी हमें पता है कि ऐलान ही था, फैसला शायद कहीं और हो गया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज ऐलान किया है, मुझे लगता है वो आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। और ये मामला इतना सादा नहीं है। सदर पाकिस्तान पीटीआई के हैं, अगर कल को वो कहें कि 90 दिन के अंदर फलां तारीख को इलेक्शन होने, तो ये मेरे ख्याल से मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और आज तो कल तो शायद चीफ जस्टिस बंदियाल साहब से मुलाकात हुई, लेकिन जब ये ताखीर हो रही होगी तो मुमकिन तौर पर उस वक्त जस्टिस फाइज ईसा जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और उनका एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि क्या वो अब आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। इन शॉर्ट शाहजेब, मुझे लगता है जैसे केपी और पंजाब के इलेक्शंस में ताखीर जब की जा रही थी तो उस वक्त जवाब पेश किया कि फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी का मामला है। अब इलेक्शन में जो ताखीर की जा रही है, जवाब बनाया जा रहा है कि नए सेंसस नोटिफाई हो गए हैं और डिलिमिटेशन करना जरूरी है। इसको जवाब बनाया जा रहा है, वरना तो 3-4 माह से यही बात हो रही थी कि इलेक्शन वक्त पे उसी वक्त होंगे जब पीटीआई और पीटीआई चेयरमैन को न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अब वो तारीख आगे बढ़ गई है। जवाब इलेक्शन कमीशन जो है या हुकूमत बना रहे डिलिमिटेशन को, सेंसस को, मेरे ख्याल से ये दोनों जिम्मेदार हैं।
इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान भी जिम्मेदार है और जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने मिलकर ये फैसले किए हैं। और अगर आपको वाकई इतना डर था कि सेंसस होने चाहिए तो ये मामला आप जल्दी निपटा लेते। मई में नंबर्स आने थे, नहीं आए, ताखीर भी उसको। और आपको याद होगा 2022 अप्रैल में जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 का फैसला दिया था, उससे कुछ देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था कि क्या इलेक्शन हो सकते हैं। अदालत ने उनसे पूछा था, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि हमें सेंसस कर रहे हैं, डिलिमिटेशन करनी है, तो अक्टूबर 2022 में हम तैयार होंगे इलेक्शन के लिए। वो अक्टूबर 2022 गया, अब हम कह रहे हैं कि नवंबर 2023 में भी इंतखाबात नहीं हो सकते। ये बहुत आम बात है और जाहिर है साबका हुकूमत पर भी और इलेक्शन कमीशन पर भी, दोनों पर के जो कंडक्टर्स पर सवालात उठ रहे हैं। और हामिद मीर साहब, जब ये सवालात उठेंगे, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अभी तो बंदियाल साहब हैं, फिर फाइज साहब आएंगे, तो आपको लगता है कि अगर अदालत नोटिस ले भी ले, आईनी तौर पर पाबंद भी करे, सदर साहब भी जो शहजाद इकबाल साहब जिक्र कर रहे हैं उस हवाले से, अगर तारीख का मामला आ जाए तो इलेक्शन फरवरी से पहले हो पाएंगे या होंगे फरवरी में ही? एक आईनी क्राइसिस जरूर पैदा होगा मगर इलेक्शन शायद ना हो सके। ये देखें आप, मुझे बहुत ही मुश्किल सवाल कर रहे हैं। मुझे इसका जवाब मालूम है, यानी कि जवाब इसलिए मालूम है कि जहां पे भी फैसला हुआ है कि इलेक्शन कराना है नहीं कराना, कब कराना है, वो तो मुझे पता है। लेकिन मुझे लगता ये है कि अगर मैं एक पाकिस्तान के माजी और हाल को सामने रखते हुए मुस्तकबिल का अगर एनालिसिस करने की कोशिश करूं, तो मुझे लगता ये है कि ये जो इस वक्त जो लोग डिसीजन मेकर्स है ना, ये सिचुएशन को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इनका ये अवाम की नब्ज को समझ नहीं पा रहे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है, ये मेरा ख्याल है उससे भी सही तरह से वाकिफ नहीं है। तो चीफ जस्टिस जो हैं उमरता बंदियाल साहब, यकीनन वो अगले महीने रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह पे काजी फाजिसा साहब आएंगे। तो काजी फाजिसा साहब एज एन इंडिविजुअल, वो अकेला चीफ जस्टिस कुछ नहीं करेगा। मेरा ख्याल है कि जो उनके जो बाकी साथी जजेस होंगे वो भी उन पर ये प्रेशर डालेंगे कि जनाब हमें आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा होना है। तो मैं नहीं समझता कि आर्टिकल 224 को अगर मैं पढ़ता हूँ और फिर जो आर्टिकल 48 जो है उसको भी मैं अगर पढ़ता हूँ, मुझे कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। मुझे समझ नहीं आई कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जो कि एक बड़े ही मंजे हुए ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उन्होंने ये कैसे ये स्टेटमेंट जारी कर दिया है। शायद उनको किसी ने कहा और उन्होंने कर दी। तो जो कुछ भी जो कोई भी करवा रहा है, मैं एज अ पाकिस्तानी मैं उन सब को गुजारिश करता हूँ कि जरा पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने जाती और सियासी मुफादात की खातिर इलेक्शन को डिले कर रहे हैं, तो कल को ये ना हो कि आप सब वो तमाम लोग जो इस वक्त हुकूमत में हैं, निगरान हुकूमत में हैं और इलेक्शन कमीशन में हैं, और वो तमाम लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में आप सब के खिलाफ आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में कोई मुकदमा शुरू हो जाए और फिर जो है वो इदारों में टकराव शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जा रहे हैं उसी तरफ, मुकम्मल तौर पे आप एक हेड ऑन कोलिजन की तरफ जा रहे हैं, और आपका ख्याल ये है कि वो 9 मई के बाद जो है वो तो कोई सड़क पे नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ, जिसको भी पकड़ते हैं जेल में डाल देते हैं, वो ठीक है, वो तो हो रहा है। लेकिन मुशर्रफ के दौर में भी इसी तरीके से एक फैसला किया गया था, आइन को मुअत्तल किया गया था, तो जजेस खड़े हो गए थे। तो अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जज दोबारा खड़े हो गए तो उनके पीछे फिर वकील भी खड़े हो जाएंगे, और वकील खड़े हो गए तो उनके पीछे अवाम भी खड़े हो जाएंगे। इसलिए मेरा एक ख्याल है कि आप सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मिसरीड कर रहे हैं, और इसके संगीन नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। शहजाद इकबाल साहब, आप कैसे देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के बाद एक इलेक्शन, या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के साथ एक तसादुम जिससे सिस्टम खतरे में पड़ सकता है? क्या सूरत हाल नजर आती है? शाजिब साहब, पिछले कुछ माह का या चले चंद साल का भी जायजा ले लें, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हमने असूल देखा है। तो आइन कुछ कहता था, इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, लेकिन जिसके पास ताकत थी उसने अपनी मर्जी मनवा ली। तो मुझे तो हामिद मीर साहब ने हमसे ज़्यादा तारीख देखी है, वो जुडिशरी मूवमेंट जो थी 2007-8 की, उसका बाकायदा हिस्सा रहे। तो इन्होंने तो वो जबर भी देखा है, इन्होंने तो फेस भी किया सारा कुछ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका जो एनालिसिस है वो दुरुस्त साबित हो, वो प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हो। बट मैं तो वैसे थोड़ा सा मायूस नजर आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो ताकतवर हल्के फैसला करेंगे, बल्कि ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मेरे ख्याल से राजा रियाज साहब जो बात करते हैं वो ठीक है, मुल्क के बड़े जो फैसला करेंगे वही होना चाहिए। उन्होंने तो बड़ी खूबसूरती से बता दिया था कि 15 दिन पहले ये फैसला हुआ था कि जो ये केयरटेकर सेटअप है ये लंबा चलेगा, लेकिन फिर ये फैसला हुआ कि नहीं, 15 फरवरी के आसपास
बड़ों ने फैसला किया इलेक्शन करवा देंगे। अब ये बड़े कौन है उसकी वजाहत तो वही करेंगे, लेकिन जब फैसले बड़ों ने करने हैं तो हम तो फिर यहाँ पे एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आइन और कानून की बात होती तो शायद हम बेहतर पोजीशन में होते एक प्रॉपर एनालिसिस देने के, लेकिन अब तो बड़ों ने फैसला करना है तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इकट्ठा हो जाए और तमाम जजेस बैठ जाए, फुल कोर्ट बन जाए, हो सकता है वो ज्यादा ताकतवर हो जाए। लेकिन अगर जजेस डिवाइड रहे जैसे कि अभी थे जस्टिस बंदियाल साहब जब तक चीफ जस्टिस हैं, यही मामला रहा तो मेरे ख्याल से फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी कोई मानी नहीं रखेंगे, क्योंकि क्रेडिबिलिटी उसी वक्त आएगी जब वो यूनाइट होकर फैसला दें और आइन के हक में फैसला दें। तो मुझे तो लगता है कि हम एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ जा रहे हैं। शाहजेब, कितने अरसे से आप और मैं सुनते हुए आ रहे हैं कि बांग्लादेश मॉडल होना चाहिए 2 साल के लिए, तो हमने बाकी सारी चीजें आजमा के देख ली। इस मुल्क में जमहूरियत भी रही, मार्शल लॉ भी रहा, हाइब्रिड सिस्टम भी रहा, हाइब्रिड 2.0 भी देख लिया, तो शायद अब वो ख्वाहिश भी पूरी होने जा रही है, वो तजुर्बा भी पूरा होने जा रहा है जब हम एक प्रोलॉन्ग केयरटेकर सेटअप में हो, चाहे वो 6 महीने का हो या 1.5-2 साल का हो। हाबिब मीर साहब, इस सब में अब ज़ाहिर पहले जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही थी तो वो कहते थे कि हुकूमत भी जिम्मेदार है, इस्टेब्लिशमेंट को भी निशाना बनाते थे। अब जब केयर टेकर सेटअप आ गया, आपको लगता है कि क्योंकि दरमियान से वो शील्ड निकल गई मुंतखब हुकूमत की, तो कुछ कार्रवाइयाँ कम होंगी तहरीक इंसाफ के खिलाफ या ज़्यादा हो सकती हैं? राजा रियाज साहब तो कह रहे हैं कि उन्हें बल्ला ही नज़र नहीं आ रहा इंतखाबात में, किस तरफ सिचुएशन जाती नज़र आती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब तहरीक इंसाफ इतनी मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आइन की पासदारी कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ इररेलेवेंट हो चुकी है। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल ब्लाइंडली उनका सिर्फ जिंदगी का एक ही मकसद नजर आता है कि इस पार्टी को खत्म किया जाए किसी तरीके से, ये पार्टी जो है ये दोबारा इलेक्शन ना लड़े, इसको सीटें ना मिलें, तो उनकी जिंदगी का तो यही मकसद है। लेकिन ये देखे ना, ये एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है उनका, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि इस मुल्क का इंटरेस्ट देखें कि ये पाकिस्तान जो है इसकी जो सलामती है उसका जामिन इसका वो आइन है जो कि हमारे पास एक वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा हमारे पास कोई चीज नहीं है इस मुल्क को जोड़ के रखने के लिए, और ये आइन दोबारा बनेगा भी नहीं। तो जो लोग इस आइन को तोड़ रहे हैं, इस आइन को वायलेट कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग पे तहरीक इंसाफ छाई हुई है, लेकिन वो पाकिस्तान और पाकिस्तान का आइन जो है उसको देख ही नहीं रहे। तो हम तो उनके लिए दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो उनकी आंखों से जो एक नफरत की और तासुब की जो पट्टी है उसको अल्लाह ताला हटाए। और देखिए ना, अगर फर्ज करें कि राजा रियाज साहब की प्रेडिक्शन अगर पूरी हो जाती है तो क्या होगा उससे? क्या वो उस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करेगा? अगर जो बैलेट पेपर है उसमें बल्ले का निशान ही नहीं होगा। अगर आप बल्ले के निशान को शिकस्त नहीं दे सकते इलेक्शन में और आप बल्ले का निशान जो है उसको बैलेट पेपर से हटाना चाहते हैं, तो ये आपकी शिकस्त है। तो फिर अगर आप जीत भी गए इलेक्शन तो वो कैसी जीत होगी? तो आप तो जीत के हार जाएंगे। तो जो लोग हुकूमत में हों और जीत के हार जाएं, वो लोग किसी रियासत को या किसी मुल्क को चलाने के अहल नहीं होते, वो छोटे लोग होते हैं। और मुल्क हमेशा बड़े लोग बचाते हैं, छोटे लोग मुल्क तोड़ते हैं, बड़े लोग मुल्क बचाते हैं। शहजाद इकबाल साहब, आप कैसे देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए? क्या जो प्रेडिक्शन है राजा रियाज साहब की वो टाइम आएगा, या फिर इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी इसलिए कम से कम ये नहीं हो रहा है कि बल्ले का निशान नहीं होगा, क्योंकि लेजिटिमेसी क्वेश्चन हो जाएगी इलेक्शन की? मेरे ख्याल से एक सिंबॉलिकली बल्ले का निशान होगा, लेकिन जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन, उनको शायद इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए। तो मुझे तो ये इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है। लेकिन शाहजेब देखिए, हम ये बात करते रहे कि माजी में हुकूमतें जब जा रही होती हैं तो वो बारूदी सुरंगें बिछा देती हैं, ऐसे इकोनॉमिक फैसले करती हैं कि आने वाले हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाए। ये जो पीडीएम की हुकूमत फैसले करके गई है ना, ये वो बारूदी सुरंगें हैं जो कि आपकी जमहूरियत को पटरी से उतार सकती हैं। अगर इलेक्शन नहीं हुए, ताखीर भी गैर जरूरी, तो ये वो बारूदी सुरंगें हैं जो कि इलेक्शन को जो कि जमहूरियत को पटरी से उतार देंगी। तो मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं कल आपके शो में सुन रहा था, राना सनाउल्लाह कह रहे थे, हमारे शो में भी यही बात कर रहे थे कि सिविलियन सुप्रीमेसी की बातें किताबी बातें हैं, हमें जो है प्रैग्मेटिक होना चाहिए, फौज को जो है हमारी मदद करनी चाहिए इकोनॉमिक मामलात में, डेवलपमेंट मामलात में, इस तरह मामला चलना चाहिए। तो ये इस वक्त किस जोन में है, शायद इनको नजर आ रहा है कि इक़्तिदार जो है हमें मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ ये सोचना चाहिए जो वो बात कर रहे हैं ना, क्योंकि 9 मई के बाद कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इलेक्शन लड़ने दिया जाए? तो नवाज शरीफ साहब ने तो 2017-16 में 9 मई नहीं किया था, उनको क्यों हटाया गया? उस वक्त भी ये खबरें चलती थी कि जो फैक्ट्रीज हैं नवाज शरीफ साहब की, उनमें से रॉ के एजेंट निकल रहे हैं, तो उनको ये कह के खत्म कर दिया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने तो 9 मई नहीं किया था, तो क्यों फिर उस वक्त IGI बना के नवाज शरीफ साहब को उनके पीछे लगा के उनकी 2 हुकूमतों को खत्म किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने तो 9 मई नहीं किया था, हुसैन सुरवर्दी साहब ने तो 9 मई नहीं किया था।
तो जवाब आप कोई भी बना लेंगे सियासी लीडर को बाहर रखने का। आज राणा साहब जस्टिफाई कर रहे हैं कि 9 मई हो गया तो हम पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, फौज भी हमारे साथ मिलकर ताकत में शामिल हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जरा आप साबिक अपनी हिस्ट्री से सबक सीखें, हर रहनुमा ने आके 9 मई नहीं किया, लेकिन उनको भी सियासत से आउट किया गया। तो एक और पार्टी को और लीडर को आप आउट कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर ये सही है, इसी तरह मुल्क चलना है तो फिर चलाते रहें। बहुत शुक्रिया। मुल्क की आईनी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद क्या मुल्क एक आईनी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा आईनी तौर पर ये दुरुस्त है या नहीं है? ज़ाहिर है नून लीग का ये इसरार रहा कि जी अब हो गई क्योंकि नोटिफाई, तो अब तो कॉन्स्टिट्यूंसीज और डिलिमिटेशन दोबारा होंगी। अब 14 दिसंबर तक तो सिर्फ डिलिमिटेशन की तारीख दी है, यानी फरवरी में जाके तकरीबन शायद इंतखाबात हो पाएंगे। ये आईनी है या फिर आइन के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना लाजमी है और अदालत में जब मामला चैलेंज होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ही पैदा होगा? जी बहुत शुक्रिया। मेरी तो ये पहले भी राय रही है कि ये अब जबकि ये मामला तय हो चुका है कि सूबों के अंदर कौमी असम्बली की नशिस्तों में कोई तब्दीली नहीं हो रही नई मर्दमशुमारी के मुताबिक, तो उसके बाद आपको नई हल्का बंदियाँ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 51(5) के अंदर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि आपको नई आबादी के मुताबिक कौमी असम्बली की नशिस्तें सूबों को तकसीम करनी है। उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये दुरुस्त है कि ये कानून में लिखा हुआ है, इलेक्शंस एक्ट 2017 के अंदर लिखा हुआ है कि हर मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी, लेकिन आइन की एक प्रोविज़न जो आर्टिकल 224 में है कि आपको 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना है, ज़ाहिर है वो कानून की कोई शिक उसको ओवर रूल नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल तो यही था कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर ही होने चाहिए और उसके अंदर जो मर्दमशुमारी की रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी चूँकि इत्तफाक से पूरी हो गई है कि उसकी जो हल्का बंदी है, जो उसकी तादाद है तकसीम होनी थी, वो वही है जो 2017 में है। तो इसलिए उसके लिए मज़ीद हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं थी। और जो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हल्का बंदियाँ होने की बात है, वो जाहिर है कि आइन के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए आइन की बात की फ़ौक़ियत है कि 90 रोज़ के इलेक्शन हो जाए। मेरी राय तो ये थी, लेकिन अब चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस साहब से भी मिल लिए हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि क्या ये उनका मशवरा भी इसमें शामिल है या अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात चैलेंज होगी और उस पर कोई दूसरा व्यू सामने आ सकता है। और आप ये कह रहे हैं कि आपकी राय में इस बात का कभी इम्कान है, क्योंकि ज़ाहिर है किसी भी एक्ट से के मामले में आइन को फ़ौक़ियत हासिल है और आइन बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है कि अगर सदर डिज़ॉल्व करेगा 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख, तो सुप्रीम कोर्ट पाबंद कर सकती है इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को कि जी आप 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात कराएं जो आइन कहता है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही फाइनली तय होगी और मैं तो महसूस करता हूँ कि कानूनी तौर पे इस बात की पोजीशन ज़्यादा मजबूत है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए जाएं और हल्का बंदियों की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और अगर 90 दिन का जो मामला है, ज़ाहिर हम देख चुके हैं, आपको लगता है जो इस वक्त मुल्क के मौरूज़ी हालात हैं उसमें अगर अदालत का हुक्म आ गया तो इलेक्शन होते भी नज़र आते हैं, या फिर मामला फरवरी ही तक नज़र आ रहा है जिस तरीके के हालात वाक़यात हमने देखे हैं पिछले 16 महीने में? मेरा नहीं ख्याल कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आ गई तो उसके बाद उस डायरेक्शन को डिफाई करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि पहले तो एक जो बातें सामने थी बजट की और सिक्योरिटी की, वो बात भी अपनी जगह थी, लेकिन एक बात ये भी थी कि 5 असम्बलियों के बैक वक्त इलेक्शन नहीं हो रहे थे, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती थी केयर टेकर गवर्नमेंट के सेटअप पे। लेकिन अब तो ये मसला भी नहीं है, 5 असम्बलियों के इलेक्शन हो रहे हैं, लिहाजा कोई प्रीटेक्स्ट नहीं है जिसमें इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। और 90 रोज़ बहुत ईजी हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, वरना वो 60 रोज़ में भी हो सकते थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो 60 दिन के लिए भी तैयार था अगर ये असम्बली अपना वक्त मुकर्रर कर पूरा कर लेती तो। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जड़ावाला में जत्थों की जानिब से मसीही बिरादरी की इबादत गाहों और घरों को जलाए जाने के बाद हुकूमत हरकत में आ गई है। कशीदा सूरत हाल के बाइस फैसलाबाद में ताहुक्म सानी दफ़ा 144 नाफिज की जा चुकी है। रेंजर्स की 2 कंपनियां मुख्तलिफ मकामात पर तैनात हैं, जबकि मकामी मस्जिद में ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले मुलजिम को वीडियो की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। और निगरान वज़ीर आला पंजाब का दावा है कि इस केस में 2 मरकज़ी मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और वो CTD की हिरासत में है। सिर्फ यही नहीं, आज इस वाक़े से मुतालिक जो स्पेशल ब्रांच की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आई है वो दिल दहला देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक
जड़ावाला वाकयात में 16 गिरजा घरों को आग लगाई गई है। सुबह 8:15 पर 70 से 80 अफराद ने एहतजाज शुरू किया। कारोबारी मराकज़ बंद कराए गए। शहर और कई देहातों की मसाजिद में ऐलानात के बाद लोग जड़ावाला पहुंचे। क्रिश्चियन कॉलोनी में 11 बजे मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की और चर्च और घरों को आग लगाई गई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने असिस्टेंट कमिश्नर के घर को भी आग लगा दी, जबकि मुजाहिरीन ने ईसा नगरी में 15 घरों और 3 गिरजा घरों को आग लगा दी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता रोज़ जलाओ घेराव के दौरान मसीही ख़ानदानों ने रात खेतों में गुजारी है, जिसकी तस्वीर भी सामने आ गई हैं। और दूसरी तरफ इश्तियाल अंगेज़ी, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के इल्ज़ाम के तहत अब तक 5 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। 37 नामजद और 600 से ज़ायद नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात में इंसिदादी दहशतगर्दी समेत 13 से ज़ायद दफ़ात लगा दी गई हैं। 100 से ज़ायद अफराद को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। मगर क्या गिरफ्तारियां माजी की तरह सिर्फ नुमाइशी गिरफ्तारियां साबित होंगी और माजी की तरह मुल्ज़िमान गुजरते वक्त के साथ फिर से रिहा हो जाएंगे, या इस दफ़ा रियासत ने फैसला कुन कार्रवाई का फैसला कर लिया है? ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इस वाक़े से मुतालिक रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जड़ावाला का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये के वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, ज़ात या अक़ीदा एक दूसरे के लिए बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुआशरे के किसी भी तबके की तरफ से किसी के खिलाफ अदम बर्दाश्त की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जड़ावाला वाक़े में मुलविस अफराद को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान भर की अवाम मसीही बिरादरी के साथ इस सलूक पर दुखी हैं। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि यह नॉर्मल वाक़या नहीं है। जिसने ये कोशिश की है वो एक मंसूबे के साथ की है ताकि मुल्क में आग लग सके। ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। दुख की बात यह है कि जिसने भी ये कोशिश की वो बड़ी प्लान करके की कि ताकि पूरे मुल्क में आग लग सके। जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर ये हमारा आपसे वादा है 3-4 दिन के अंदर आपका जो नुकसान एज अ गवर्नमेंट, एज अ मुस्लिम या एक इंसान की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे था। यानी निगरान हुकूमत इसे साजिश कह रही है, बाकायदा मुल्क में हालात ख़राब करने के हवाले से इसे मनसूबाबंदी करार दे रही है। जबकि आर्च बिशप ऑफ कैथलिक चर्च डॉक्टर जोसेफ अरशद ने मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए कहा कि अब तक 21 गिरजाघर जलाए जा चुके हैं। पाकिस्तान के झंडे में अक़लियतों का सफ़ेद रंग दागदार हो चुका है। दर्दनाक वाकया जो हुआ है, जहाँ पर जो है वो बस्तियां जलाई जाती हैं, लोगों के घरों को जलाया जाता है, गिरजाघरों को। हमें पता चला है कि 21 गिरजाघरों को जो है वो जला दिया गया है। तो हम पाकिस्तान को किस डगर पे लेके जा रहे हैं? वो सफेद झंडा जिसमें जो है अक़लियतों का सफेद निशान कहा जाता है वो तो दागदार हो रहा है। जब तक ये जो है जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस है उनको जो है मिसाली सजाएं नहीं दी जाती, वहाँ तक माशरे में अमांगी पैदा नहीं होगी और ये ऐसे जराइम जो है ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। इसके अलावा आर्च बिशप लाहौर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि चर्च और मकान तो दोबारा बन जाएंगे। बच्चों के जहनों से खौफ कैसे दूर होगा? इंजील जलाई गई, सलीबें तोड़ी गई, कब्रिस्तान जलाए गए, पुलिस बेबस खड़ी होकर देखती रही। सलीबें तोड़ी गई और बेहुदी की गई। इसके अलावा फिर आखिर में कब्रिस्तानों में जाकर, कब्रिस्तान का नज़दीक वहाँ जाकर भी कब्रों को मुस्मार किया गया, वहाँ सलीबें लगी हुई थी। पुलिस यहाँ पर बिल्कुल उनके वस में नहीं आता। वो अगर खड़ी भी है उनके सामने भी, उन्होंने फोटो में दिखा के देखें, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। रिपोर्ट तैयार हो रही है, तो घर बना दिए जाएंगे, लेकिन उन बच्चों के जहन में पाकिस्तान में रहते हुए जो खौफ पैदा हुआ, जो मुस्लिम लोगों की तरफ से जो ये जुल्म हुआ उसका खौफ, उन बच्चों के जहनों से ये कौन निकालेगा? पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने आर्च बिशप लाहौर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाक़े से मुतालिक माफ़ी मांगी और रियासत से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। साथ ही कहा कि अगर जोसेफ कॉलोनी के मुजरिमों को सज़ा दी होती तो मुमकिन है कि ये मामला ना होता। मैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से, वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के उलमा, मशाइख और मुस्लिम अवाम की तरफ से जनाब बिशप साहब आपसे माफी मांगता हूँ। हम आपसे शर्मिंदा हैं, हम उन मसीही बच्चियों से शर्मिंदा है रात खेतों में जिन्होंने गुजारी। जोसेफ कॉलोनी के मुजरिमों को अगर सजा दी गई होती तो आज मुमकिन है ये मामला ना होता।
यानी एक तरफ निगरान हुकूमत इसे साजिश करार दे रही है, जबकि मजहबी अकाबरीन, सियासतदान और समाजी कारकुन ये दावा कर रहे हैं कि माजी में भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं और जब तक मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं दी जाएगी तो ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। और ये बात दुरुस्त भी है कि 2 ऐसे केसेस हैं जिनमें बाकायदा साजिश के तहत तौहीन रिसालत और कुरान की बेहुरमती का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और घरों के घर और इबादत गाहें जला दी गई। आज से तकरीबन 10 साल पहले मार्च 2013 में लाहौर में बदामी बाग के करीब वाक़या मसीही बरादरी की जोसेफ कॉलोनी के 174 घरों, 16 दुकानों और 2 गिरजा घरों को आग लगा दी गई थी और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। बाद में तहकीकात के दौरान पुलिस की गफलत भी वाज़ेह तौर पर सामने आई, जबकि इब्तिदाई तौर पर इल्ज़ाम लगाने वाले शाहिद इमरान का कहना था कि जोसेफ कॉलोनी के रिहायशी सावन मसीह ने एक झगड़े के दौरान तौहीन रिसालत की है। इस इल्ज़ाम के नतीजे में 2 दिनों के अंदर पूरी जोसेफ कॉलोनी को जलाकर राख कर दिया गया। सावन मसीह को तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में 2014 में सजाए मौत सुना दी गई। सावन मसीह 7 साल तक जेल में रहे और अपनी सज़ा के खिलाफ केस लड़ते रहे और फिर 2020 में लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया और वो 7 साल की नाजायज़ सज़ा काट कर रिहा हो गए। उनके खिलाफ केस साबित ही नहीं हुआ, लेकिन इस झूठे इल्ज़ाम के तहत जिन लोगों ने जोसेफ कॉलोनी में मसीही बिरादरी के घर जलाए थे, इबादत गाहें जलाई थीं और जो लोग इस इश्तियाल अंगेज़ी में मुलविस थे, उन्हें कोई सज़ा नहीं हुई। इस केस में नामजद 106 अफराद को अदम शवाहिद की वजह से वाक़े के 4 साल बाद केस से बरी कर दिया गया, जबकि मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही बेशतर मुल्ज़िमान ज़मानत पर थे। लेकिन दूसरी तरफ सावन मसीह 7 साल तक जेल में रहे, जबकि इससे पहले 2012 में इस्लामाबाद की रिहायशी रमशा मसीह पर कुरान पाक के औराक जलाने का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और रमशा मसीह जिस कच्ची आबादी में रहती थी, उसके 900 रिहायशियों को 1 माह में अपने घर खाली करने की वार्निंग दे दी गई। 14 साल रमशा मसीह जिनको डाउन सिंड्रोम था, उन पर हाफिज़ मोहम्मद खालिद चिश्ती नामी मकामी मौलवी ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसने रमशा को कुरान पाक के औराक की राख ले जाकर जाते हुए देखा है। लेकिन केस के ट्रायल के दौरान खालिद चिश्ती की अपनी मस्जिद में काम करने वाले 3 मुलाजमीन ने अदालत में गवाही दी कि उन्होंने खुद खालिद चिश्ती को उस राख में कुरान पाक के मुबैना औराक शामिल करते हुए देखा है, ताकि रमशा के खिलाफ केस मजबूत हो सके। जबकि इस हवाले से पुलिस ने भी अदालत में बयान दिया था कि उन्हें रमशा पर लगाए गए इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले, जिसके बाद अदालत ने वाक़े के चंद हफ्तों बाद रमशा को ज़मानत दी और 3 माह में रमशा के खिलाफ FIR ख़त्म कर दी गई। लेकिन रमशा की रिहाई के बाद भी सूरत हाल इतनी कशीदा थी कि उसे जेल से हेलीकॉप्टर के ज़रिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया, जिसके 1 साल बाद कनाडा की हुकूमत ने रमशा और उसके ख़ानदान को कनाडा में खुफिया तौर पर रिहाइश फराहम की। लेकिन मौलवी खालिद चिश्ती, जिसे राख के बैग में कुरान के औराक डालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, उसे 2013 में अदालत ने नाकाफ़ी सबूतों की बुनियाद पर रिहा कर दिया। रियासत को उन बुनियादी वजूहात पर गौर करना पड़ेगा कि क्यों ऐसे वाक़यात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। माजी को देखकर उसकी एक बड़ी वजह यही लगती है कि रियासत इस कानून का गलत इस्तेमाल करके इश्तियाल अंगेज़ी करने वाले मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में अब तक नाकाम रही है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। रिजवाना तशद्दुद केस में मुल्जिमा सोमिया आसिम के शौहर सिविल जज आसिम हफीज़ को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने OSD बना दिया है, जिसके बाद पुलिस के लिए जज को शामिल तफ्तीश करने की रुकावट दूर हो गई है। इस वाक़े की तहकीकात करने वाली पुलिस की GIT ने जज को शामिल तफ्तीश करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज आसिम हफीज़ को OSD बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 14 साला घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया था, जिसके बाद मरकजी मुल्जिमा सोमिया आसिम इस वक्त जुडिशल कस्टडी में और बच्ची 23 दिन से लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। और अभी ये मामला ज़ेर तफ्तीश है कि एक और मुबैना वाक़या सामने आ गया है, जिसमें फ़ातिमा नामी 10 साला घरेलू मुलाजमा की मुबैना तशद्दुद से जान चली गई है। वाक़े की तफसीलात के मुताबिक ज़िला नौशेरो फ़िरोज़ से ताल्लुक़ रखने वाली 10 साला फ़ातिमा 9 माह से रानीपुर में मरकज़ी मुल्ज़िम पीर असद शाह की हवेली पर काम कर रही थी, मगर 14 अगस्त को अचानक हवेली से वालिदैन को इतला दी गई कि बच्ची बीमारी की वजह से फौत हो गई हैं, लिहाजा वो उसकी लाश ले जाएं। जिसके बाद हैरत की बात यह थी कि बच्ची की मौत की असल वजह जाने बगैर उसकी तदफीन करा दी गई, ना पोस्टमार्टम कराया गया और ना ही तफ्तीश की गई और मामला वहीं पर ख़त्म कर दिया गया। मगर फिर मीडिया पर यह मामला उठा और बच्ची की हवेली के अंदर की एक CCTV फुटेज सामने आई, जिसमें बच्ची को तकलीफ़ में देखा जा सकता है और कुछ दीगर गैर मुसद्दिका वीडियोज़ भी गर्दिश कर रही हैं, जिनमें बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नज़र आ रहे हैं। तो फिर इसके बाद ये इल्ज़ाम लगा कि बच्ची बीमारी की वजह से नहीं बल्कि पीर साहब के घर में तशद्दुद की वजह से जान से गई है। तो फिर इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियाँ शुरू हुईं और अब अदालत की इजाज़त से बच्ची की कब्र कुशाई भी की जाएगी, जिसके बाद पोस्टमार्टम करके वाक़े के असल मुहरकात सामने लाए जाएंगे। बच्ची की वालदा की मुद्दत में कल पुलिस ने तशद्दुद और कत्ल की दफ़ात के तहत FIR दर्ज कर ली थी, जिसके बाद मरकज़ी मुल्ज़िम असद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था और आज
4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन मुकदमे में नामजद मुलजिम की अहलिया को सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच से 7 दिन की हिफाजती ज़मानत मिल गई है, जबकि साथ ही इलाके के SHO और बच्ची का इलाज करने वाले डॉक्टर भी जुर्म छुपाने के इल्ज़ाम में हिरासत में हैं और उनसे तहकीकात की जा रही है। मुतल्लिका SHO और पुलिस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बच्ची का मेडिकल और पोस्टमार्टम कराए बगैर ही केस बंद कर दिया, जबकि निजी अस्पताल के डॉक्टर पर इल्ज़ाम है कि उसने बच्ची की मौत पर गलत बयानी करते हुए इसकी वजह तशद्दुद के बजाय बीमारी करार दी थी। वाक़े की तफसीलात से मुतालिक बच्ची की वालदा की मुद्दत में दर्ज की गई FIR में लिखा है कि फातिमा गुज़िश्ता 9 माह से मुलजिम की हवेली पर काम कर रही थी। कुछ अरसा पहले जब हम बच्ची से मिलने हवेली गए तो बच्ची ने बताया था कि मुलजिम पीर असद शाह और उनकी अहलिया बहुत ज़्यादा कामकाज करवाते हैं और छोटी छोटी बात पर मारपीट भी करते हैं। वालदा के मुताबिक उन्होंने बच्ची की शिकायत सुनकर पीर की अहलिया से मुलाकात भी की और उनसे रहम की गुजारिश भी की, जिसके बाद वो अपने शौहर के हमरा घर वापस आ गई। वालदा के मुताबिक 14 अगस्त की दोपहर को उन्हें हवेली से एक शख्स की कॉल मौसूल हुई कि उनकी बेटी तबीयत ख़राब होने की वजह से फौत हो गई है और उसकी लाश ले जाएँ। FIR के मुताबिक वालदा ने मुलजिम पीर असद शाह से बच्ची की मौत से मुतालिक इस्तफसार किया तो वो कोई खातिर ख्वाह जवाब न दे सके। वालदा के मुताबिक वो अपनी बच्ची की मैयत को गांव ले आए और उसकी तदफीन कर दी। FIR का ये मतन है। इसके अलावा बच्ची की वालदा ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि बच्ची की पीठ, गर्दन और पसलियों पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे और शुबा है कि उसका बाजू भी टूटा हुआ था। वालदा के मुताबिक वो अपनी बच्ची के मामले पर इसलिए खामोश रहीं क्योंकि उनके गाँव की दीगर 3 लड़कियाँ भी वहाँ पर कैद थीं, इसलिए उन्होंने सोचा था कि जब उनकी बखैरियत वापसी हो जाएगी तभी वो बात करेंगी। बच्ची की वालदा ने मुतालबा भी किया है कि जो वीडियो वायरल हुई है वो बिल्कुल सच्ची है। उनके पास 24 घंटों की वीडियो मौजूद होगी, उसको देखा जाए और हमसे इंसाफ किया जाए। मुझी छोकरी वना उते के दी मां जो उए मुझू अचन त मां बयान भला दींदस। मां जी हथ सां मारी वई आहे। मुझे धी के कंध ते भी निशाना, मुझे धी जी बांह में बगला, मुझे धी जी पासरिया में धक्का, मुसा इंसाफ थी। इसके अलावा मुलजिम असद शाह की हवेली पर काम करने वाली एक और मुलाजमा का वीडियो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि असद शाह की अहलिया बिला वजह सख्त तशद्दुद का निशाना बनाती थी। केड़ी हवेली में? असद शाह जे घर तो छा कम करनी है? बाजी पोचू बारा कराईंदी ऐं ज़ोर बोर ॼाराईंदी, हाँ हर कम कराईंदी। जे गलत कंदी मांस त पोइ माराईंदी, पाण पुॾींदी गोगा ॾींदी। घुटा ॾींदी? हाँ बाजी। तव्हांखे पाण बि घुटा ॾींदी ऐं ॿियो कंहिंखां ॾियारींदी? ओ चो हिकिड़ो पंजाबी छोकिरो उनखे चवंदी तूं मार, वरी हिक ॿिए खे माराईंदा हुआसीं। पोइ बीबी चवंदी त मारियो न। बाथरूम में पाण गोगा ॾेई पोइ वाइपरनि सां मारींदी। घुटा ॼणा वाइपर में हुते आयो पोइ 4 कलाक मां रतो पोइ थैलियूं चरायूं। एॾी तिखी आहे तबियत जी? हाँ बाजी। पोइ तव्हां कंहिंखे शिकायत कई पंहिंजे घर वारनि खे या कंहिंखे त मूंसां एॾो ज़ुल्म? त बाजी चवंदी मुंहिंजी ससु अचे या मुंहिंजो पीउ अचे त पासो करे वञो। पासो करे वञो? हाँ बाजी, असां पासो वरी कंदा। हितां मिट तव्हांजा कंहिं महिल ईंदा? माइट, माउ पीउ? मुंहिंजी मां ईंदी, वरी चवंदी कैमरा में ॾिसंदी, वरी चवंदी गाड़ी वाड़ी ॾियसि, पोइ मोटाए छॾींदी हुअसि। बाजी राति ते इलाही मारियो हुई न, वरी आख़िर ते हिकु लत बि ईअं हिते, पोइ मां मरां पई। वरी चईं थोरो सुबुह मज़ो कराईंदमि, पोइ मां सुबुह 10 बजे भॼी आयमि। तो पाण निकिती? हाँ बाजी। दूसरी जानिब मरकजी मुलजिम पीर असद शाह इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले मीडिया के सामने दावा किया कि बच्ची हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला थी और वायरल होने वाली CCTV फुटेज भी उन्होंने खुद ही फराहम की थी। आज अदालत में भी उनका कहना था कि वायरल वीडियोज़ मेरी हवेली की हैं, लेकिन बच्ची पर तशद्दुद नहीं किया। हवेली की वीडियोज़ मैंने खुद पुलिस को दी थी। बहरहाल पुलिस ने हवेली से CCTV फुटेज का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है और खबर कुशाई के बाद बच्ची का पोस्टमार्टम भी होना है, जिसके बाद वाक़े के असल हक़ाइक़ सामने आने की उम्मीद है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।